नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में हंगामे के कारण बाधित हुए। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में बताया, सरकार ने 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। नेहरू युवा केंद्र आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज देश भर में शहीद दिवस मना रहे हैं। भारत ने $400 अरब मूल्य का निर्यात लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्कर सिंह धामी को आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और के श्रीकांत आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और महिला टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थीं। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा से विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। सही उत्तर है विष्णु देवी शाह। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला। भाग्यशाली विजेता हैं राउरकेला, ओडिशा के ओएसएपी 4th बटालियन अस्पताल के डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार दास। मेरा नाम डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार दास है। मैं ओडिशा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओएसएपी 4th बटालियन हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जनरल फिजिशियन हूँ। पिछले कई वर्षों से आकाशवाणी समाचार का नियमित श्रोता हूँ और अमृत महोत्सव क्विज का विजेता चुने जाने पर मैं आकाशवाणी समाचार का धन्यवाद अर्पण करता हूँ। मैं सभी श्रोताओं को आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 28 मार्च को पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित हुए। लोकसभा की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने मूल्य वृद्धि का मुद्दा उठाया। इसके बाद कांग्रेस, डीएमके और वाम दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग करने लगे। अध्यक्ष ओम बिरला ने नारेबाजी के बीच सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि कई सदस्यों ने इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने के नोटिस दिए हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। इस बीच विपक्षी सदस्य मूल्य वृद्धि के विरोध में तख्तियां दिखाते रहे और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगे। उधर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हिंसा का मुद्दा उठाया। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेस सांसदों ने आज संसद परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों से कहा कि वे इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा कराए जाने की मांग करेंगे।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2025 तक देश में 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2022-23 में नागरिक उड्डयन क्षेत्र की अनुदान मांग पर लोकसभा में एक सवाल के जवाब में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत ने कोविड महामारी के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि जल्दी खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं को ले जाने के लिए आने वाले वर्षों में मालवाहक उड़ानों की संख्या में 30% की वृद्धि कर 133 कर दी जाएगी। देश आज शहीद दिवस मना रहा है। भारत की आजादी की लड़ाई में प्राणों की आहुति देने वाले देश के महान वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। जिसे पहन कर शिवाजी ने मात बंधन खोला हो, मात बंधन खोला हो, मेरा रंग दे बसंती चोला। वर्ष 1931 में 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। युवा क्रांतिकारियों के बलिदान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आज का संस्कृति संदेश शहीद दिवस पर। जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। आज शहीद दिवस है। 1931 में आज ही के दिन यानी 23 मार्च को भारत माता के जिन 3 वीर सपूतों ने देश की आजादी की खातिर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनके नाम थे शहीद भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर। मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करने वाले इन अमर सेनानियों की याद में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद शिवराम राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेड़ा में हुआ था। शिवाजी की छापामार शैली के प्रशंसक राजगुरु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से बहुत प्रभावित थे। शहीद सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को और भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर में हुआ था। जब भगत सिंह महज 12 साल के थे तो जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। इस हत्याकांड का उनकी सोच पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना कर डाली। काकोरी की घटना के बाद क्रांतिकारियों को हुई फांसी से उनका गुस्सा और बढ़ गया। इसके बाद वे चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई और बाद में इन्हीं चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। इसका बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट की जगह अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स पर हमला हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसके बाद तो अपने साहसी कारनामों के कारण भगत सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। हिमाला कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हूँ संतरी बन के मैं सरहद पे जमानों से। प्रधानमंत्री ने शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मातृभूमि के लिए उनका बलिदान देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। राज्यसभा सदस्यों ने 1931 में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले महान स्वाधीनता सेनानी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इन तीनों बलिदानियों ने अत्यंत शौर्य, अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति अटूट देशभक्ति का परिचय दिया। नेहरू युवा केंद्र आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज देश के 623 जिलों में शहीद दिवस मना रहे हैं। युवा कार्य मंत्रालय ने बताया है कि नेहरू युवा केंद्र क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि भाव से इस दिवस का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य स्वाधीनता सेनानियों के जीवन, कार्य और दर्शन के माध्यम से युवा पीढ़ी में कृतज्ञता, गर्व, सम्मान और कर्तव्य भावना का संचार करना है। जिसे पहन कर
शिवाजी ने माँ का बंधन खोला हो, माँ का बंधन खोला हो, मेरा रंग दे बसंती चोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। इस दीर्घा में स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनके सशस्त्र प्रतिरोध को दर्शाया गया है। इस नई दीर्घा का उद्देश्य उन घटनाक्रमों को दर्शाना है जिनकी परिणति 1947 में देश की स्वतंत्रता के रूप में हुई। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर संबोधित करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने $400 अरब मूल्य का निर्यात लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। ये अब तक का सर्वाधिक निर्यात है। ये लक्ष्य निर्धारित समय से 9 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा है कि भारत ने $400 अरब मूल्य के वस्तु निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था और पहली बार इसे हासिल किया। उन्होंने इस सफलता के लिए देश के किसानों, बुनकरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, विनिर्माताओं और निर्यातकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षण संस्थानों से कहा है कि वे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाएं। श्री वेंकैया नायडू ने मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कुलपतियों के राष्ट्रीय सेमिनार और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ की वार्षिक बैठक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों को ऐसे प्रयास करने की जरूरत है जिससे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह में परेड मैदान में आयोजित किया गया था। श्री धामी के साथ 6 से अधिक मंत्री शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राज्य के पार्टी प्रभारी प्रहलाद जोशी, भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। कुछ मुख्यमंत्री समारोह में भाग लेने के लिए पहले ही पहुंच चुके हैं। पूरे राज्य में धामी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से विधायक चुने जाने के बाद विधान परिषद के सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया है। वे शुक्रवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उधर गोवा में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री की शपथ सोमवार को दिलाई जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में हंगामे के कारण बाधित हुई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में बताया, सरकार ने 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। नेहरू युवा केंद्र आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज देश भर में शहीद दिवस मना रहे हैं। भारत ने $400 अरब मूल्य का निर्यात लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू।
स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और के श्रीकांत आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। दिल्ली विधानसभा का बजट अधिवेशन उपराज्यपाल अनिल बैजल के संबोधन के साथ आज शुरू हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए उठाए गए विभिन्न कल्याणकारी कदमों का उल्लेख करते हुए इनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में 9,23,967 करोड़ रुपए का था। ये 5 वर्ष पहले की तुलना में 50% अधिक है। उपराज्यपाल ने कहा कि ये दिल्ली की मौजूदा मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण प्रत्येक बुधवार को परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर किया जाता है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से स्वतंत्रता संघर्ष के महान नायकों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरि राजगुरु के बलिदान का स्मरण कर रहे हैं। वे 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। अंग्रेजों ने भारत माता के इन वीर सपूतों को लाहौर जेल में सेनानी लाला लाजपत राय की हत्या से बहुत व्यथित थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर आए साइमन कमीशन के विरोध में अहिंसक प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय लाला जी को क्रूरता से पीटा गया था। क्रांतिकारियों ने इसके जवाब में अंग्रेजों पर जबरदस्त हमला करने की ठानी। 1928 में उन्होंने ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। लेकिन पहचान करने में भूल के कारण स्कॉट की बजाय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना के बाद क्रांतिकारी कुछ महीनों तक भूमिगत हो गए, लेकिन अप्रैल 1929 में भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ सामने आए और बहरी ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके। दोनों ने उसी समय स्वयं गिरफ्तारी दे दी। इस दौरान वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे।
जेल में भगत सिंह ने कैदियों के लिए बेहतर जीवन स्तर की मांग की। 114 दिन की भूख हड़ताल के लिए भगत सिंह को जनता की खूब सहानुभूति भी मिली। इन महान स्वाधीनता सेनानियों की उम्र तब केवल 20 वर्ष के आसपास थी जब उन्हें ब्रिटिश शासकों ने मौत की सजा सुनाने के बाद लाहौर जेल में भारतीय के दिल में जीवित हैं। आकाशवाणी की तरफ से इन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। जागो जवानो देश पुकार खून में आणो रवानी मुल्क मता जह जान दिनी सा याद कयो कुर्बानी हेमू कालाणी। आज हम स्वतंत्रता सेनानी हेमू कलानी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 23 मार्च 1923 को सुकूर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बचपन और युवावस्था में हेमू ने अपने दोस्तों के साथ लोगों को विदेशी सामान का बहिष्कार और स्वदेशी सामान के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान चलाया। हेमू कलानी ने क्रांतिकारी गतिविधियां भी चलाईं। हेमू स्वराज सेना के नेता थे, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से संबद्ध विद्यार्थी संगठन था। हेमू ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उन्हें सूचना मिली कि आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश प्रशासन यूरोपीय बटालियनों के साथ विशेष सेना सिंध भेज रहा है। हेमू ने रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट उखाड़कर उस ट्रेन को पटरी से उतारने की योजना बनाई, जिसके जरिए सेना और रसद भेजी जा रही थी। 19 सालन जे बालक जो जिगर हो जोश जवानी नर नारी जी हर जुबान थी बोले सत्य कहानी हेमू कालानी। इससे पहले कि हेमू अपने उद्देश्य में सफल होते, ब्रिटिश सेना ने उन्हें और उनके साथियों को देख लिया। हेमू को पकड़कर जेल भेज दिया गया और यातना दी गई, लेकिन हेमू ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। 21 जनवरी 1943 को फांसी के दिन हेमू कलानी हाथों में भगवद गीता लेकर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़े। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर मत का महत्व बताओ, आओ अपना हुनर दिखाओ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में भाग लें। लॉग ऑन करें voterawarenesscontest.in पर और प्रतियोगिता की विभिन्न श्रेणियों क्विज, गायन, स्लोगन, पोस्टर और वीडियो मेकिंग में दिखाएं अपनी रचनात्मकता। प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियां 31 मार्च से पहले voter-contest@eci.gov.in पर भेजें और जीते ढेर सारे इनाम। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से वीरभूमि हिंसा मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस घटना में आग लगाए जाने से 10 लोगों की मौत हुई थी। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसदों के शिष्टमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनके हस्तक्षेप तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने भी हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल की वीरभूम घटना का संज्ञान लिया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक से मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और वीरभूम के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है।
तेलंगाना में हैदराबाद के भोईगुड़ा इलाके में आज सवेरे कबाड़ के गोदाम में लगी आग में 11 मजदूरों की मृत्यु हो गई। आग पर काबू पाने के लिए 9 दमकल को लगाया गया है। दुर्घटना के समय लगभग 15 मजदूर सो रहे थे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। देश में अब तक 181 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 30,53,000 से अधिक टीके लगाए गए। पूरे देश में कल 1,778 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.75% है। केंद्र ने कहा है कि कोविड रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को अब जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। देश में कोविड मामलों में काफी गिरावट आने के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे अब अधिनियम के तहत आदेश और दिशा निर्देश जारी करना बंद कर दें। केंद्र ने कहा है कि कुछ मीडिया की खबरों में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप मास्क पहनने और हाथ की स्वच्छता में ढील देने का सुझाव दिया जा रहा है, वो निराधार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि फेस मास्क और हाथ की स्वच्छता का अनुपालन करना जारी रहेगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 विजेताओं को सम्मानित किया। वे पुरस्कार समारोह में वर्चुअल माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने 27 श्रेणियों में 32 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। सूचना और प्रसारण मंत्री हसन महमूद ने उनकी ओर से पुरस्कार प्रदान किए। इस साल 15 फरवरी को इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। सरकार 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक चौथा पोषण पखवाड़ा मना रही है। पोषण अभियान समग्र रूप से पोषण संबंधी परिणामों में सुधार का प्रयास करता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन लाना अहम है। अब तक 3 पोषण पखवाड़े मनाए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 4 करोड़ से अधिक गतिविधियां सफलतापूर्वक चलाई गई। मार्च 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत के बाद से मार्च के महीने में सभी सहयोगी मंत्रालयों के सहयोग से पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। पत्र सूचना कार्यालय भुवनेश्वर ने आज तीर्थ नगरी पुरी में मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया। मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पत्र सूचना कार्यालय पूर्वी क्षेत्र के महानिदेशक भूपेंद्र कैंथोला ने इंटरनेट के युग में पत्रकारों के कौशल उन्नयन की तात्कालिक जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर लोहिया अनेक ऐतिहासिक घटनाक्रमों में अग्रणी रहे हैं और उन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाई। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और के श्रीकांत सहित अधिकांश शीर्ष भारतीय खिलाड़ी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। टूर्नामेंट में साई प्रणीत, एचएस प्रणॉय, पारुपल्ली कश्यप, समीर वर्मा और आकर्षि कश्यप जैसे खिलाड़ी भी सिंगल्स में भाग लेंगे। महिला टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। 25 वर्षीय ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी ने आज सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि वे अपने अन्य सपनों को साकार करने के लिए टेनिस छोड़ रही हैं। और एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। मुंबई और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर में जम्मू में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार बारिश होने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में हंगामे के कारण बाधित हुई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में बताया, सरकार ने 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। नेहरू युवा केंद्र आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज देश भर में शहीद दिवस मना रहे हैं।
भारत ने $400 अरब मूल्य का निर्यात लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और के श्रीकांत आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।